हाय एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। मेरी निजी व्यस्तता के कारण बीच में एक ब्रेक आ गया था। इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। इस ब्रेक में आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे आगामी वीडियो के लिए, अगली क्लास के लिए, लेकिन मेरी निजी व्यस्तता के कारण क्लास नहीं हो पाई थी। अब इस क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मंत्री परिषद के बारे में कि देश में मंत्री परिषद क्या होती है, इसके बारे में बेसिक जानकारी, और ये देश के लिए क्या काम करती है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो मंत्री परिषद यानी हमने कहा था मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को हम मिलाए तो देश की वास्तविक सरकार बनती है। शक्तियों का प्रयोग करने वाली वास्तविक स्रोत माना जाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को, और इस प्रधानमंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, हेड जो होता है, उसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यानी देश की जो वास्तविक सरकार है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद देश में हमारे केंद्र सरकार जो है, इस सरकार को अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक विभाग का एक प्रभारी मंत्री होता है और वह मंत्री उस विभाग के कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार से सभी विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं। उन समस्त मंत्रियों के समूह को हम कहते हैं मंत्री परिषद, और इस समूह के मंत्री परिषद के समूह का जो अध्यक्ष होता है वो माना जाता है प्रधानमंत्री को, जो वास्तविक शक्तियों का देश में प्रयोग करते हैं। अब हम मंत्री परिषद के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्री परिषद के पद के बारे में। अगर पद के बारे में कहा जाए तो मंत्री परिषद का जो पद है संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अगर मंत्री परिषद का उल्लेख कहा जाए, इसके पद का वर्णन कहा जाए, तो ये हमें बताया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि देश के राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो होगा देश का प्रधानमंत्री। यानी यहां पर स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और इसी के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता या परामर्श प्राप्त करता है मंत्री परिषद से, या कहा जाए राष्ट्रपति उन्हीं कार्यों को संपन्न करता है, उन्हीं कार्यों को करता है जो मंत्री परिषद उसे परामर्श देता है, सलाह देता है। उसके अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 74 में कहा जा सकता है मंत्री परिषद का पद या मंत्री परिषद का उल्लेख या वर्णन बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वह इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यह हो गया मंत्री परिषद का पद। आगे हम बात करते हैं मंत्री परिषद में किसी विभाग का मंत्री बनने के लिए मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता आवश्यक होती है। तो योग्यता में अगर हम कहें तो भारत देश में एक चपरासी भी बनने के लिए हमें कोई न कोई प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है, या फिर हमारे जो शैक्षणिक जो हमें योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हमें नियुक्ति दी जाती है एक पियोन के पद पर। लेकिन देश में मंत्री ऐसे पद हैं जहां पर इस पद पर नियुक्त होने के लिए ताज्जुब की बात है, कोई शैक्षणिक योग्यता आप में होनी आवश्यक नहीं है। मंत्री होने के लिए योग्यता में कहा जाए तो केवल एक ही बात आप में होनी चाहिए, और वो बात है योग्यता में आप संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर आपको मंत्री बनना है तो कोई शैक्षणिक योग्यता होनी आवश्यक नहीं है आप में, केवल आप में यह योग्यता होनी चाहिए कि आप संसद के सदस्य होने चाहिए। संसद के हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है। दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता होनी आवश्यक है अगर आपको बनना है मंत्री। यानी मंत्री बनने के लिए योग्यता में क्या आवश्यक है, तो संसद का सदस्य होना आवश्यक माना गया है मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए। अब कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो क्या मंत्री बन सकता है, तो हमारा उत्तर होगा हां। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है, लोकसभा राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है,
फिर भी वह मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे 6 माह में संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है। यानी अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी आप मंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको कितने समय में सदस्यता लेनी होगी? 6 माह में आपको सदस्यता लेनी आवश्यक है। 6 माह में आपको लोकसभा या राज्यसभा कुल मिलाकर संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, तो आप उस पद पर नियुक्त रहेंगे। यदि आप 6 माह में सदस्यता नहीं ले पाते हैं तो आप उस मंत्री पद पर बने नहीं रह सकते हैं। तो योग्यता में यही योग्यता है कि संसद का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन बिना संसद सदस्यता के भी एक बार आप इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। 6 माह में आपको इस पद के लिए जो योग्यता है संसद का सदस्य होना, यह योग्यता हासिल करना अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं नियुक्ति की, कि मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति की अगर हम बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि देश में एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगी जिसमें अलग अलग मंत्री होंगे। समस्त मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो देश का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से यह नियुक्तियां नहीं करेगा। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति परामर्श प्राप्त करता है। किससे? प्रधानमंत्री से। यानी प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है उसका नाम प्रधानमंत्री प्रपोज के रूप में देगा। किसे? राष्ट्रपति को सुझाव देगा राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को आप इस पद के लिए नियुक्त करें, इस विभाग का मंत्री बनाएं। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्री पद पर। यानी प्रतियोगी परीक्षा में हमें पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन इन मंत्रियों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री। सदैव राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यह कहता है अनुच्छेद 75। आगे हम बात करते हैं शपथ की, कि इस मंत्री परिषद में समस्त मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ का जो उल्लेख है संविधान की कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में मंत्रियों की शपथ के बारे में बताया गया है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में समस्त मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है और समस्त मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कहां जाए? तो वो भी राष्ट्रपति। शपथ की बात करें तो वो भी राष्ट्रपति। अब मंत्री परिषद में प्रत्येक मंत्री क्या शपथ लेता है? मंत्री शपथ लेता है अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेगा। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की गोपनीयता के बारे में शपथ लेता है। आगे हम बात करते हैं मंत्रियों का कार्यकाल। अगर कार्यकाल के बारे में कहा जाए, आपको पूछा जाए कि एक मंत्री का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या अनिश्चित, तो संविधान में कहा गया है एक मंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से वर्षों में या अवधि में मंत्रियों का कार्यकाल नहीं बताया गया है। मंत्रियों का कार्यकाल माना गया है अनिश्चित। क्यों अनिश्चित माना गया है? क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अब अनिश्चित कार्यकाल है, यानी किसी व्यक्ति को जब मंत्री बनाया गया तो उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। एक मंत्री जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ है इच्छा अनुसार, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री का कार्यकाल होता है। अब प्रधानमंत्री जब किसी मंत्री को पद से हटाना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप इस मंत्री को पद से हटा दीजिए, तो तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा देगा।
तो मंत्रियों का कार्यकाल संविधान में अनिश्चित माना गया है। इसी के साथ में प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह है मंत्री परिषद में मंत्रियों का कार्यकाल। तो कार्यकाल मानना है हमें अनिश्चित। संविधान कहता है मंत्रियों का कार्यकाल क्या है, अनिश्चित है। इसके अलावा क्या याद रखना है, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद ग्रहण करेगा। आगे है मंत्रियों की संख्या, कि हमारी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, यानी कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मूल संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए बाद में एक संशोधन किया गया है और वो संशोधन है 51वां, और यह संशोधन हुआ था 2003 में। 51वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और इस संशोधन के माध्यम से यह तय किया गया कि मंत्री परिषद की संख्या क्या रहेगी। तो मंत्री परिषद की संख्या बताई गई है, हमारा संसद का जो सदन है लोकसभा, जो जनता का सदन माना जाता है, इस लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, यानी लोकसभा में वर्तमान में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% जो संख्या होगी वह संख्या होगी कहां पर, मंत्री परिषद में। तो मंत्री परिषद की संख्या के बारे में एक संशोधन हुआ 51वां, कब होता है, 2003 में, जिसके तहत कुल लोकसभा सदस्य और कुल लोकसभा सदस्यों का कितना प्रतिशत, 15%, यानी कुल लोकसभा सदस्यों का 15% संख्या होगी किसकी, मंत्री परिषद में मंत्रियों की। अब ये संख्या कौन सी रहेगी, कुल लोकसभा सदस्य संख्या। मूल संविधान में जो लोकसभा की अधिकतम संख्या बताई है वो है 552, लेकिन आज की तारीख में वह संख्या लागू नहीं है। आज की तारीख में 543 जो निर्वाचित सदस्य हैं, वैसे 545 थे, लेकिन जो एंग्लो इंडियन थे 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। हाल ही में उन्हें संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अतः अब लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी रहेगी, 543। तो जो भी वर्तमान सदस्य संख्या होगी कुल, उनका कितना प्रतिशत, 15%। कौन सी संख्या होगी, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। यह हो गई मंत्रियों की संख्या, 51वां संविधान संशोधन 2003। तो मंत्री परिषद में हम देखें तो इनका पद बताया गया है अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी पद का उल्लेख कहा जा सकता है 74 में। योग्यता में केवल एक ही योग्यता होनी चाहिए कि आप संसद के सदस्य हो। सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन 6 माह में आपको सदस्यता लेना अनिवार्य है। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 75 में इसकी नियुक्ति बताई है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किससे परामर्श लेके, तो प्रधानमंत्री से परामर्श लेके। शपथ की बात करें तो कौन से अनुसूची में बताई गई है, अनुसूची 3 में। शपथ किसके समक्ष कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। क्या शपथ लेते हैं इसके समक्ष, पद की गोपनीयता के बारे में। कार्यकाल की बात करें तो संविधान के अनुसार मंत्री का कार्यकाल अनिश्चित माना गया है, यानी वर्षों में कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अनिश्चित कार्यकाल। इसके अलावा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रियों की संख्या कही जाए तो संख्या के बारे में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन होता है 51वां, कब होता है, 2003 में, जिसमें एक प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% संख्या होगी किसकी, मंत्री परिषद में मंत्रियों की। तो ये था हमारा मंत्री परिषद के पद, योग्यता, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और मंत्रियों की संख्या के बारे में संवैधानिक प्रावधान। मंत्रियों की जो संख्या बताई गई है 15% किसका, कुल लोकसभा सदस्य का। ये जो संख्या है क्या ये अधिकतम है या न्यूनतम है, तो ये जो संविधान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या बताई गई है ये संख्या है अधिकतम। अगर कहा जाए मंत्री परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी रहेगी केंद्रीय मंत्री परिषद में,
तो हमारा उत्तर होगा संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने मंत्री रहेंगे इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए। और अगर अधिकतम संख्या तो इसके लिए प्रावधान है कुल लोकसभा सदस्य का कितना प्रतिशत, 15%। और ये जो अधिकतम संख्या रहेगी मंत्रियों की, क्या इसमें प्रधानमंत्री ऐड होता है? तो हाँ, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा का 15%, यानी ये जो 15% माना गया है इसमें जोड़ा जाता है, ऐड होता है कौन? प्रधानमंत्री भी, यानी प्रधानमंत्री के सहित मंत्रियों की संख्या रहेगी 15%। न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर हम बात करें मंत्रियों का विशेष अधिकार, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनके पास क्या विशेष अधिकार होते हैं, तो इन विशेष अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 88 में बताए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद है 88 जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का विशेष अधिकार बताते हैं। जैसे मंत्री बनने के लिए आवश्यक होता है संसद का सदस्य होना, संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी एक सदन का सदस्य होगा कोई मंत्री, तो उनके पास इस अनुच्छेद के तहत ये विशेष अधिकार बताया गया है कि हमारी जो संसद है उसके 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होगा मंत्री। लेकिन अगर वह मंत्री चाहता है तो वह किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन वह चाहे तो इन दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88 क्या है ये? उसके पास विशेष अधिकार कि वह मंत्री चाहे लोकसभा का सदस्य है चाहे राज्यसभा का, लेकिन वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों में भाग लेना चाहे तो भाग ले सकता है। इन बैठकों में अगर वह बोलना चाहे तो बोल सकता है। ये इसके पास विशेष अधिकार होंगे। अनुच्छेद 88 के तहत ये इसके पास है विशेष अधिकार कि वह संसद का किसी एक सदन का सदस्य है, फिर भी वह दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, वह बोलना चाहे तो बोल सकता है, लेकिन मतदान प्रक्रिया में वह भाग ले नहीं सकता है। जिस सदन का वह सदस्य है वहीं पर मतदान करेगा, अन्य सदन में जाके वो मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। वह बोलना चाहे बोल सकता है, बैठक में भाग लेना चाहे किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों का विशेष अधिकार। अब आगे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जा रहे हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल दोनों समान लगते हैं हमें, लेकिन इनमें अंतर है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा भाग माना जाता है, मंत्रिमंडल एक छोटा भाग है, समूह के रूप में, संख्या के रूप में। लेकिन महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण हम माने तो वो होता है सरकार के लिए मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद इसका बड़ा स्वरूप है, बृहद स्वरूप है। इनके बारे में अंतर देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो हमारी इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं। कौन कौन से? तो इसमें होते हैं सबसे उच्च स्तर के मंत्री कहे तो वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री माने जाते हैं। सेकंड नंबर के हम देखें तो ये हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखें तो तीसरे नंबर के जो मंत्री होते हैं जिन्हें हम कहते हैं उपमंत्री। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इन तीनों मंत्रियों को मिला दिया जाए तो बनती है हमारी मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री। अब हम बात करें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, इनकी बैठकों में कौन कौन भाग लेते हैं या इनका समूह क्या है। तो इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिला दिया जाए और उनके साथ और कौन हो, और आप जोड़ लो इनके साथ प्रधानमंत्री को। जब प्रधानमंत्री और ये तीनों प्रकार के मंत्री जुड़ जाए तो वो बनती है मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन कौन भाग लेते हैं? तो प्रधानमंत्री, इसके अलावा तीनों प्रकार के मंत्री
यानी कैबिनेट मंत्री भी भाग ले सकते हैं, राज्य मंत्री भी भाग ले सकते हैं और उप मंत्री भी भाग ले सकते हैं। किसकी बैठक में? मंत्री परिषद की बैठक में। यानी प्रधानमंत्री और तीनों स्तरों के मंत्रियों के समूहों को हम कहते हैं मंत्री परिषद। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल क्या है? तो मंत्रिमंडल में होगा एक तो हमारा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ आप जोड़ लो केवल एक प्रकार के उच्च श्रेणी के मंत्री जो माने गए हैं। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो बनती है हमारी मंत्रिमंडल। तो ये बेसिक अंतर है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। ये जो स्वरूप है प्रधानमंत्री और तीनों प्रकार के मंत्रियों का, ये है मंत्री परिषद का। जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ केवल कौन से मंत्री होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री। क्या मंत्रिमंडल की बैठकों में राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग ले सकते हैं? तो ये लोग मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में केवल एक प्रकार के उच्च श्रेणी के जो मंत्री माने गए हैं, कौन है? कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है वो माना जाता है मंत्रिमंडल। जैसे कहा जाता है मंत्रिमंडल की बैठक, तो बैठक में कौन होंगे? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, तीनों श्रेणी के मंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री, जिन्हें मिलाकर कौन बनती है? मंत्री परिषद। ये बेसिक अंतर है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। थोड़ी हम बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख हमारे मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं था। भारतीय मूल संविधान, भारत का जो मूल संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, इस मूल संविधान में अगर कहा जाए तो कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में यह शब्द जोड़ा गया है एक संशोधन के माध्यम से। संशोधन कौन सा था? 44वां, जो कब हुआ था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978, और इस संशोधन के तहत कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। और यह कैबिनेट शब्द कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। 352 में कहा गया है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख बताया गया है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर बनती है मंत्रिमंडल। तीनों स्तरों के मंत्री और उनके साथ कौन आगे? प्रधानमंत्री। तो क्या बनती है? मंत्री परिषद। इसी के साथ में एक तो मंत्री परिषद हो गई, मंत्रिमंडल हो गया। एक और शब्द प्रचलित है हमारा, छाया मंत्रिमंडल। आपने नाम सुना होगा, छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? जैसे संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में वर्तमान सरकार यानी पक्ष, जो सरकार में नहीं है वो हो गए विपक्ष। पक्ष और विपक्ष दो भाग हैं वहां पर, जो किसी भी सर्वांगीण विकास या देश के किसी मुद्दे पर वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो ऐसे में छाया मंत्रिमंडल क्या है? वर्तमान जो सरकार यानी जो मंत्री परिषद है, अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो देश के लिए एक छाया मंत्रिमंडल भी होगा। छाया मंत्रिमंडल सदैव होता है विपक्ष से। विपक्ष अपना एक छाया मंत्रिमंडल तैयार करता है, जिसे माना जाता है वैकल्पिक मंत्रिमंडल। यानी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, काम नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं चल रही है, तो सरकार के बनाने के लिए सरकार के रूप में, विकल्प के रूप में तैयार है कौन? छाया मंत्रिमंडल। तो छाया मंत्रिमंडल क्या सरकार, वर्तमान सरकार या पक्ष से होता है? तो नहीं। छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? सदैव विपक्ष, जिसे वैकल्पिक सरकार माना जाता है। इसके साथ में एक और शब्द है कैबिनेट, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है? तो प्रधानमंत्री को देश के किसी विशेष मुद्दे पर सलाह परामर्श करने के लिए उसके साथ में किचन कैबिनेट बना होता है। किचन यानी ऐसी जगह जहां पर हमारे घर के सदस्य ही आ पाते हैं, ज्यादातर मेहमान लोग कभी किचन में नहीं आते हैं। तो ऐसा ही एक मंत्रिमंडल होता है किचन कैबिनेट। देश के किसी विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, गुप्त निर्णय लेने के लिए होता है प्रधानमंत्री के साथ एक किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में कौन कौन हो सकते हैं? तो ये प्रधानमंत्री के मित्रगण भी हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मंत्री परिषद में से भी हो सकते हैं। जैसे हम माने वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके साथ में अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये एक प्रकार से उनका किचन कैबिनेट है। यानी देश के किसी विशेष
मुद्दे पर कोई निर्णय लेना है, गुप्त निर्णय लेना है, तो ऐसे समय में किचन कैबिनेट की बैठक होती है। प्रधानमंत्री को सलाह और परामर्श देने के लिए यह किचन कैबिनेट बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की मंत्री परिषद के बारे में, जहां पर मंत्री परिषद के पद के बारे में, योग्यता के बारे में, शपथ के बारे में, कार्यकाल के बारे में, उनकी संख्या के बारे में चर्चा की, मंत्रियों का क्या विशेष अधिकार होता है इसकी बात की। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है इसके बारे में बात की। उसी के साथ में एक और बात आपको मैं बता दूं, भारत के मूल संविधान की अगर हम बात करें तो इस संविधान में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल इनमें से किस शब्द का उल्लेख है? तो हम मानते हैं मंत्री परिषद का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में इसके पद का स्पष्ट उल्लेख बताया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार से यह हमारा आज का टॉपिक था मंत्री परिषद, जिसके बारे में हमने बात की। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रधानमंत्री को हमने पार्ट 1 में देखा, पार्ट 2 में हमने मंत्री परिषद को पढ़ा। अगली जो हमारी क्लास रहेगी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अब तक के प्रधानमंत्रियों का इतिहास, यानी कौन कौन देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनका क्या कार्यकाल रहा है, और एक दो जो महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके कार्यकाल से संबंधित, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगामी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई बातें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी, राजनीति विज्ञान से संबंधित। हाल ही में सरकार सकारात्मक रवैये के साथ परीक्षा की तिथियों को जल्द घोषित करने वाली है। संभावित तारीखें सितंबर अक्टूबर लास्ट वीक तक बताई जा रही हैं। चाहे पटवारी का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, तो अब लक्ष्य हमारा आंखों के सामने है। तारीखें घोषित होने वाली है बहुत जल्द। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, बहुत जल्द परीक्षा होने की संभावना है। समय बहुत ही कम है। आप हमारे इस क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आप, जहां से आपको अगले वीडियो प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.